Hello friends, welcome to Youth Political Affairs. This lecture is presented by me, आस्था साहू। दोस्तों, आज हम प्लेटो और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो अगर हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को समझना है तो इसके लिए हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो है यूनानी राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन करते हैं। दूसरा मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन, जिसमें हम संत ऑगस्टीन, थॉमस एक्विनास का अध्ययन करेंगे। और आधुनिक चिंतन है जो हॉब्स, लॉक और रूसो का अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जैसे प्लेटो और उनका सिद्धांत आदर्शवाद। उनके सिद्धांत आदर्शवाद को जानने से पहले हम थोड़ा उनके जीवन के बारे में जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस, यूनान में हुआ था और इनका जन्म काफ़ी समृद्ध परिवार में हुआ था। इनके गुरु जो थे सुकरात। इनका जो वास्तविक नाम था, वास्तविक नाम एरिस्टोक्लीस था और इनके चौड़े कंधे होने की वजह से इनके गुरु सुकरात द्वारा इन्हें प्लेटो की उपाधि दी गई। प्लेटो को आदर्शवाद के पिता के रूप में जाना जाता है और राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो हम करते हैं ये प्लेटो के चिंतन से ही प्रारंभ होता है। हालांकि राजनीति विज्ञान के पिता तो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन हम राजनीति विज्ञान के प्रारंभकर्ता के रूप में इन्हें कह सकते हैं। तो प्लेटो के जो दर्शन है, सिद्धांत है, वो किन किन पॉइंट्स पे आधारित है उसको हम समझ लेते हैं। इन्होंने अपनी अध्ययन पद्धति में डिडक्टिव मेथड, हिस्टोरिकल मेथड और विश्लेषणात्मक मेथड का प्रयोग किया था। डिडक्टिव मेथड एक निगमनात्मक पद्धति है, जिसको हम हिंदी में निगमनात्मक पद्धति कहते हैं। अर्थात ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हमारे पास कोई पहले से सिद्धांत रहता है और उसके बाद हम उसका प्रयोग करते हैं, और ये आदर्शवाद का एक महत्वपूर्ण गुण है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि प्लेटो को हम आदर्शवाद के पिता के रूप में क्यों जानते हैं। उनका जो सिद्धांत है, उन्होंने जैसे कि एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी और उस आदर्श राज्य के साथ साथ उस राज्य का शासक कैसा होगा, वह भी एक आदर्श और दार्शनिक राजा होगा। इस आधार पे हम और आगे भी अध्ययन करेंगे तो हमको इनकी थ्योरी, जो दार्शनिक राजा और एक आदर्श राज्य की जो कल्पना है, वो हमको समझ में आएगी। तो प्लेटो के द्वारा जो राज्य का सिद्धांत दिया गया था, उनके अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। अर्थात उनका मानना था कि राज्य जो है ये सडन कहीं अचानक से नहीं आ गया है। राज्य का जो स्वरूप है वह विकास का परिणाम है। अर्थात उन्होंने इसे एक स्वाभाविक संस्था माना है और उनका एक महत्वपूर्ण कथन है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, जो कि ये कभी कभी क्वेश्चन नेट, JRF, UGC, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाता है। राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ये किसका कथन है? तो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये प्लेटो का स्टेटमेंट है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कोट है, इसका मतलब क्या है? प्लेटो ने इस स्टेटमेंट के जरिए यह बताने का प्रयास किया है, इससे पहले हमें थोड़ा जाना होगा, समझना होगा कि प्लेटो ने एक महत्वपूर्ण यह सिद्धांत दिया था कि जो समाज या राज्य है वह 3 वर्गों में बटा हुआ है। पहला दार्शनिक राजा अर्थात शासक वर्ग जो होगा, दूसरा सैनिक और तीसरा उत्पादक वर्ग। तो उनके अनुसार उनका राज्य नैतिक है, आदर्श है। कैसे? कि जो समाज के ये 3 वर्ग हैं, उनमें ये 3 विशेष गुणों के आधार पर उन्होंने ये डिवाइड किया था। जैसे कि जो दार्शनिक राजा है उसमें विवेक की प्रधानता होगी,
जो सैनिक वर्ग है उसमें साहस की प्रधानता होगी और उत्पादक वर्ग उसमें तृष्णा की प्रधानता होगी। तो इसके आधार पे उन्होंने बताया था कि समाज में जो ये तीनों वर्ग है जो आपस में समन्वय और सामंजस्य के साथ रहेगा तो राज्य में नैतिकता स्थापित होगी, राज्य में कोई दंड या कोई अपराध की जगह नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये तीनों गुण समाज में जिन व्यक्तियों के अंदर होंगे वो अपने गुणों के आधार पर कार्य करेंगे तो वहाँ पे भ्रष्टाचार या कोई गलत काम करने का सवाल ही नहीं उठता। अगर समाज में जब गलत काम नहीं होगा तो वहाँ पे दंड की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की कल्पना की है। तो प्लेटो का जो राज्य है वह नैतिक है। नैतिक कैसे है? दार्शनिक राजा है। दार्शनिक राजा किस प्रकार से अपने समाज राज्य को नियंत्रित करता है। फिर आगे उन्होंने और मतलब सिद्धांत दिया है जो हम प्लेटो का न्याय सिद्धांत और प्लेटो का जो परिवार का साम्यवाद, ये सब हम आगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे। और इसको ये समझने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी रचनाएं। इनकी जो प्रमुख हैं हम देखते हैं द रिपब्लिक और दूसरा द स्टेट्समैन और लॉज, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इसमें हम द रिपब्लिक जो इनका ग्रंथ है इस पर उन्होंने महत्वपूर्ण जो अपनी बात कही है वह आदर्श राज्य की स्थापना पर पूरा वर्णन किया है। तो दोस्तों प्लेटो के द्वारा अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ द रिपब्लिक में एक दार्शनिक राजा की व्याख्या की गई है जिसमें उन्होंने एक दार्शनिक राजा को कैसा होना चाहिए, उनकी शिक्षा, उनका जीवन किस प्रकार से नियमित होना चाहिए, जिसका वर्णन उन्होंने इस ग्रंथ में किया है। और यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना ज़रूरी है कि प्लेटो ने एक एकेडमी नामक शैक्षणिक संस्था की स्थापना की थी जो कि यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। इसका टाइम पीरियड लगभग 386 ईसा पूर्व में किया गया था। और प्लेटो का जो आदर्शवाद सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं इनके गुरु सुकरात थे, उनसे यह बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। प्लेटो के गुरु सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर सर्वाधिक था। इसके आधार पर हम देख सकते हैं आगे जिस प्रकार से प्लेटो ने शासन प्रणाली की व्याख्या की है उनके आधार पर कि जैसे लोकतंत्र को उन्होंने शासन का सबसे भ्रष्ट रूप माना है और राजतंत्रीय शासन प्रणाली को उन्होंने सबसे बेस्ट। क्यों? क्योंकि उस समय जो सुकरात थे वो एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में थे और उसी शासन प्रणाली के तहत ही सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था।